अच्छा। मैंने कहा मुझे मालूम है क्यों उठाया है, 3 बजे इजलास है, 5 बजे खत्म हो जाएगा। भाई आपका नाम डॉक्टर रियाज है? मैंने कहा हाँ जी। तो मेरा मोबाइल ले लिया। भाई आपका नाम डॉक्टर रियाज है? मैंने कहा हाँ जी। तो मेरा मोबाइल ले लिया, जो है मुझे पुलिस की वैन में बैठा दिया, मेरे ऊपर कपड़ा डाल दिया आँख के ऊपर। अचानक मेरे सामने एक गाड़ी सफेद रंग की रुक गई एक्वा, और पीछे वाली गाड़ी भी खड़ी हुई मेरे नजदीक। 2 आदमी उतरे, मेरा नाम पूछा और मुझे मेरी गाड़ी में बैठ गए और मुझे लेके चल पड़े। कि इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की लड़ाई है, तो मैंने कहा आपने क्या तारिक जहांगीरी साहब को बुलाया? तो चीटिंग करते हैं, इम्पर्सनेशन अब ज़्यादा होती है, कोई किसी की जगह बैठ जाता है 10,000 रुपये लेके 20,000, जिसको लीगल ज़बान में कहते हैं कंडेम्ड अनहर्ड। मेरी डिग्री को भी जाली करार दे देगी, क्योंकि तो मुझसे, मैं यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, मुझसे पूछेगी नहीं। तो सिंडिकेट के मेंबर के अलावा तो कोई अनफेयर मीन्स कमेटी में हो नहीं सकता। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा गलत हो रहा है कि आप हमें बताया भी नहीं जा रहा कि एजेंडे पे क्या है, और एजेंडे पे इतनी बड़ी चीज़ है, इतना खुफिया क्यों रखा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से हौसला लेने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदबीर की इमाम है। आप मेरे साथ तशरीफ फरमा देंगे डॉक्टर प्रोफेसर रियाज अहमद साहब को, और कल तमाम पाकिस्तान ने इनको देखा है, लेकिन हैरान कुन ये था कि जहाँ सर पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा था, वहाँ हम सोशल मीडिया पे आपको देख रहे थे। हम आपको टेलीविजन चैनल्स पे, सरकारी टीवी पे, इतने बड़े एक मामले पे, मैं उस थाने में फौरी बात गया, जब आप वहाँ से निकल गए तो वो जो SHO नईम साहब है उनसे मेरी बात हुई, तो कहेंगे नहीं उस्ताद हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, ये उनका जुमला था। तो मीडिया जीरो कवरेज दे रहा था। अब मुझे ये बताइए कि कल एक ट्वीट होता है, बल्कि एक थ्रेड है, वो थ्रेड सामने आता है, और उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि 1:30 बजे के आसपास आप गायब कर दिए गए। ट्वीट से पहले और गायब किए जाना, सड़क पे हुआ क्या? जरा सा हमें इसका एक पिक्चर इसकी पेंट करें। देखिए, कराची यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट का कल इजलास था 3 बजे। मैं सिंडिकेट का मेंबर हूँ, और उस इजलास में कोई 8-9 आइटम का एजेंडा था। उसमें 6ठा आइटम था अनफेयर मीन्स कमेटी की रिपोर्ट, और वो कमेटी का इजलास हुआ था 17/8/2024, यानी इसी अगस्त के महीने की 17 तारीख। ठीक। लेकिन जो एजेंडे का जो पहले सफ़े के बाद जो डिटेल्स वाली जगह होती है, वहाँ पे एक कागज़ लगा हुआ था, इसमें लिखा था रिपोर्ट जो है वो सिंडिकेट में पेश की जाएगी। अच्छा। तो हमें एजेंडा मिल गया था, 21 या 22 अगस्त को मिल गया था हमें एजेंडा। तो और फिर लोगों की समझ भी नहीं आया कि अनफेयर मीन्स कमेटी की रिपोर्ट कभी भी सिंडिकेट में आई नहीं। पिछले यूनिवर्सिटी में ये सिंडिकेट का सिलसिला पिछले 50 साल से चल रहा है, 1973 से, तो कभी आई नहीं ये अनफेयर मीन्स कमेटी की रिपोर्ट क्यों आ रही। फिर मालूम किया तो पता चला कि जो है वो एक यूनिवर्सिटी में अनफेयर मीन्स कमेटी बनी हुई है, जो उसमें डीन्स होते हैं और कंट्रोलर होते हैं और रजिस्ट्रार होता है और वाइस चांसलर होते हैं, और शायद कोई कॉलेज साइड का कोई टीचर होता है। तो फिर मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, हमारे डीन्स भी हैं, उनसे भी बात की, कुछ से, सारे मुझसे जूनियर हैं इत्तेफाक से। मैं अगले साल रिटायर हो जाऊँगा जनवरी में, तो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या वहाँ पे क्या मामला था, तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि भाई ये जैसे तारिक महमूद जहांगीरी का केस था, और उनकी डिग्री के डॉक्यूमेंट्स वगैरह में पेश किए गए, और जो है वो उसमें उन्होंने नज़र आ रहा था कि इन्होंने इनको 3 साल का डिबार किया हुआ था, और इनको जो है वो इन्होंने अगले ही साल इम्तहान दे दिया, और इनका नाम तारिक महमूद जहांगीरी था, तो अगले साल जो इम्तहान दिया वो तारिक महमूद के नाम से थे। इनके वालिद के नाम में ख्वाजा समथिंग लिखा होता है, अगले साल वाले रजिस्ट्रेशन में ख्वाजा हटा दिया। तो ये साबित हो गया कि इन्होंने इनकी डिग्री जाली है। ठीक। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग तो ज़ाहिर है मैं यूनिवर्सिटी में 30 साल से हूँ, मैंने कहा अनफेयर मीन्स कमेटी का तरीक़ाकार क्या होता है? कहते हैं वो हर साल होता है, BA BCom में लोग करते हैं, तो चीटिंग करते हैं, इम्पर्सनेशन अब ज़्यादा होती है, कोई किसी की जगह बैठ जाता है 10,000 रुपये लेके 20,000, उस तरह के 70-80 केस हर साल बनते हैं। सही। तो अनफेयर मीन्स कमेटी साल में 2 या 3 बार बैठती है, और हम बुलाते हैं स्टूडेंट्स को, उनके घर पे खत जाता है कि आप पकड़े गए थे, आप आ जाएं। तो वो आते हैं, उनमें से कुछ लोग आते हैं, उनकी सुनते हैं, फिर किसी को 3 साल, किसी को 1 साल, किसी को माफ़ कर देते हैं। तो मैंने कहा आपने क्या तारिक जहांगीरी साहब को बुलाया? बोले नहीं, हमने तो नहीं बुलाया। नहीं बुलाया। अब आप देखिए कि जिसको लीगल ज़बान में कहते हैं कंडेम्ड अनहर्ड, यानी कि आप किसी को सज़ा दे दें उसकी सुने बगैर। अच्छा, अब मुझे ये ख्याल आया कि यार मैंने 1986 में कराची यूनिवर्सिटी से MSc किया है, कल को कोई RTI एप्लीकेशन इस्लामाबाद में फ़ाइल कर दे कि इनकी डिग्री की तस्दीक करो,
तो ये यूनिवर्सिटी की अनफेयर मींस कमेटी तो मेरी डिग्री को भी जाली करार दे देगी, क्योंकि तो मुझसे, मैं यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, मुझसे पूछेगी नहीं। अच्छा, फिर मैंने वो कानून पढ़ा जो कि यूनिवर्सिटी की हमारा कोड बुक एक छपती है, उसमें एक सफ़े पर जो है वो लिखा हुआ है, एक ही जगह पे लिखा हुआ, पूरे कोड बुक में एक जगह पे अनफेयर मींस कमेटी का आता है 441 उसमें लिखा हुआ है कि अनफेयर मींस कमेटी विल बी फाउंड बाय सिंडिकेट फॉर द पर्पस, फिर कॉमा लिखा हुआ है, और बाय द सिंडिकेट और बाय मेंबर्स ऑफ द सिंडिकेट। तो बड़ा वाज़ेह है कि सिंडिकेट में बैठकर एक कमेटी बनेगी, और अगर पूरी सिंडिकेट अनफेयर मींस को चेक कर सकती है किसी के, या कुछ मेंबर कर सकते हैं, तो सिंडिकेट के मेंबर के अलावा तो कोई अनफेयर मींस कमेटी में हो नहीं सकता। तो ये 5 दिन बैठे हुए पिछले 50 साल से क्या कर रहे हैं? सही। और इसीलिए आज तक कभी आया नहीं, तो कभी रिवाज पड़ गया होगा कि अनफेयर मींस कमेटी का मामला जो है वो। तो फिर मैंने पता किया तो पता चला कि भाई असल में ये तो रिवायतन चल रहा है मामला, और जो है वो बनानी तो सिंडिकेट में थी। मैंने फिर सिंडिकेट के जो कुछ अरकान उनसे मैंने बात भी करी। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा गलत हो रहा है कि आप हमें बताया भी नहीं जा रहा कि एजेंडे पे क्या है, और एजेंडे पे इतनी बड़ी चीज़ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का केस है, और अखबार में पहले आ भी चुका था, इतना खुफिया क्यों रखा जा रहा है? बहरहाल मैंने फिर जो है वो आप समझे, जैसे कल सिंडिकेट थी तो परसों रात को मैंने टीचर्स के ग्रुप पे मैंने लिख दिया कि भाई ये इस तरह से हो रहा है। इत्तेफाक से हमारी सेनेट का इजलास भी 27 अगस्त को था, और वो इसलिए पोस्टपोन हो गया कि सेनेट ने यूनिवर्सिटी के सेंटर्स के स्टैचूज अप्रूव करने थे, और उसमें जो है हुसैन इब्राहिम जमाल और ICCBS जो हमारा तौरमान साहब वाला सेंटर है, उसके स्टैचूज भी अप्रूव होने थे। अब उसका जो एजेंडा आया था वो आया था कोई 18 अगस्त को आया था हमारे पास। तो उसके बाद हमें 2-3 दिन पहले इजलास से जो है वो उस ICCBS के बोर्ड में 2 सरमाएदार हैं, एक नादरा पिंजवानी साहब हैं और एक हुसैन इब्राहिम जमाल साहब मेंबर हैं, उनका लीगल नोटिस आ गया। अच्छा। पूरे 136 सेनेट के अरकान को लीगल नोटिस आ गया कि कोर्ट ने कहा है कि आप जो है ना ICCBS के स्टैच्यूज पे सेनेट में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम परमानेंट मेंबर हैं उसके, और आप हमारा स्टेटस नहीं चेंज कर सकते। अच्छा। ये बड़ी अजीबोगरीब बात थी, सारे लोगों को आया जनाब, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं। फिर उसके बाद करते करते जिस दिन सेनेट का इजलास होना था, तो 3 बजे इजलास होना है 27 अगस्त को, और जो है वो 2 बजे रजिस्ट्रार साहब नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं कि जिसमें लिखा हुआ तो नहीं, लेकिन एक और नोटिफिकेशन का हवाला है जो सेक्रेटरी बोर्ड का नोटिफिकेशन है कि हमने आपको सेनेट करने की इजाज़त दी थी, हम वापस ले रहे हैं, सेनेट पोस्टपोन हो गई। तो मैंने जो 29 अगस्त की रात को जो मैंने एक मैसेज टीचर्स को भेजा कि भाई हमारी सेनेट को 2 सरमाएदार रोक देते हैं, और हमारी सिंडिकेट को जो है वो इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की लड़ाई है उसमें हमारी सिंडिकेट को इस्तेमाल किया जा रहा है कि अब आप एक आदमी की जाली डिग्री पर साइन कर दो, जबकि मैंने ये भी नहीं लिखा है तारिक महमूद जहांगीरी या क्या है, क्योंकि मेरे पास अगर कोई सबूत हो कि किसका केस है, लोग ज़बानी बता रहे। खैर वो मैंने कर दिया, और उसके बाद सुबह हुई तो फिर मुझे ख्याल आया, मैं सिंडिकेट में बाकी जगह भी लोग जानते हैं कि जिस भी इस तरह की इजलास में मैं जाता हूँ, तो मैं जिस भी स्टैचुरी बॉडी, सेनेट का मेंबर हूँ, सिंडिकेट का मेंबर हूँ, टीचर सोसाइटी में हूँ, एहतजाज जलसे जलूस सारी यूनिवर्सिटी में जो भी हो रहे होते हैं, अक्सर में मैं ही होता हूँ बीच में खड़ा हुआ, तकरीरें करने लोग बुलाते रहते हैं। तो इस तरह के इजलास में जाता हूँ तो इस चीज़ पर एतराज़ है, उस चीज़ पर एतराज़ है, कानून फॉलो नहीं हुआ, नोट ऑफ डिसेंट लिखा, वो जमा कराया, वो वहाँ एक लाइन लिख देते हैं इन्होंने नोट ऑफ डिसेंट जमा कराने का कहा, और नोट ऑफ डिसेंट लगाती नहीं। 1 साल से सिंडिकेट का मेंबर हूँ, एक भी मेरा नोट ऑफ डिसेंट नहीं, 5 इजलास। अच्छा। मैंने 11 बजे ये सोचा कि यार मैं आज जाऊँगा, और ये इतना प्रेशर है लोगों के ऊपर, मैं जाके बोलूँगा भी ये गलत हो रहा है, आपको अनफेयर मींस कमेटी सिंडिकेट से बनानी थी, आपने पहले से बना के रखी हुई है, तो आप या तो सिंडिकेट की बनाएं, नहीं तो आप ये फैसला करेंगे मेरा इख्तलाफ है। और ये इस बार शायद इतने डरे हुए हैं कि ये भी ना लिखें कि इनका इख्तलाफ है। तो मैंने फिर ट्विटर पे ट्वीट कर दी, वही चीज़ जो रात में उर्दू में लिखी थी वो इंग्लिश में ट्विटर पे कर दी, और अपने और एक आध सिंडिकेट के साथियों से बात करके लोगों को फ़ोन आ रहे थे, उनके केसेस है, हमारे यहाँ 40 टीचर का रेफर बैक होना है, 5 साल हो गए 2019 के इश्तहार को, उनके केसेस है, दुनिया के और मसाइल, इवनिंग के बिल्स नहीं है, क्या क्या नहीं है, लोग बताते रहते हैं भाई बोलो सिंडिकेट में, बोलो सिंडिकेट में। मैं निकला हूँ 1:10 पे घर यहाँ से, और थोड़ी ट्रैफिक होती है तो बमुश्किल तमाम यहाँ से वो जगह जो है 300 मीटर भी नहीं है टीपू सुल्तान रोड पर। 1:16 हुआ था, मैं एक टीचर से फ़ोन पे ही बात कर रहा था, वो अपना केस बता रही। अचानक मेरे सामने एक गाड़ी सफ़ेद रंग की रुक गई एक्वा, और पीछे वाली गाड़ी भी खड़ी हुई मेरे नज़दीक। 2 आदमी उतरे, मेरा नाम पूछा, और मेरी गाड़ी में बैठ गए और मुझे लेके चल पड़े।
और फिर उसके बाद आगे जाके जो है मुझे पुलिस की वैन में बैठा दिया, मेरे ऊपर कपड़ा डाल दिया आँख के ऊपर। अच्छा। हाँ, और जो है वो अब मुझे लेके चलते 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 फिर उसके बाद जब मुझे उतारा तो देखा पर्दा हटाया तो देखा। इंटरप्ट करूं, ये जो दो गाड़ी रोकने के बाद सफेद गाड़ी एक आ गई, दो आके बैठे, तो आपने दरवाजा खोला, पूछा उनसे? नहीं, इत्तेफाक से शीशा खुला हुआ था। वो आए, अब ज़ाहिर है ये तो शहर में हम स्नैचिंग वगैरह में देखते हैं ना, गाड़ी रोकी अब आ गए, तो अब लोग तो पिस्टल भी नहीं दिखाते भाई। सही। तो मैंने देखा, उन्होंने कहा भाई आपका नाम डॉक्टर रियाज है? मैंने कहा हाँ जी। तो मेरा मोबाइल ले लिया, एक आदमी बैठ गया, पीछे दूसरा आदमी बैठा, बोला वो कोई शनाख्ती कार्ड है तो दे दो। वो उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, पीछे वाले ने। भाई आपका नाम डॉक्टर रियाज है? मैंने कहा हाँ जी। तो मेरा मोबाइल ले लिया, शनाख्ती कार्ड निकाल के दे दिया। उन्होंने कहा देखा है, उसने कहा चले आप इसके पीछे चले। आगे गए, वहाँ से पुलिस वैन में मुझे बिठा दिया। उसके बाद वहाँ जमशेद टाउन ले गए, वहाँ पर्दा उतार दिया मेरा। अच्छा। और अंदर मुझे जो है वो आप समझें कि ये कोई 1:35 1:40 होगा, उससे लेकर 6 बजे तक वहीं बैठे रहे, बातें करते रहे। वो दो ही आदमी थे और रवैया लोगों का ठीक था। हाँ, जैसा पुलिस वालों का रवैया। क्या बात कर रहे थे? उनको कुछ पता ही नहीं था। अच्छा। मैंने कहा मुझे मालूम है क्यों उठाया है, 3 बजे इजलास है, 5 बजे खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप मुझे छोड़ दो। ठीक। बोले मामला क्या? खैर मैंने उनको बताया, वो तो बड़े हैरान हुए। अब मुझे नहीं पता वो सच्ची में हैरान हुए कि झूठी में हैरान हुए, लेकिन ये कि वो सारे बाद में पता चला एक थाने का यहाँ पे SHO है, दूसरा आदमी शायद कुछ और होगा, किसी और जगह का होगा, किसी और इदारे का होगा। तो उसके अलावा मेरी किसी और से बातचीत नहीं हुई, तो उनको नहीं पता था। जहाँ तक उन्होंने मुझे तासुब दिया, उन्हें कुछ नहीं पता था। तो उसके बाद 6 बजे जो है वो मुझे ये लेकर आगे हैदराबाद थाने, जो यहाँ पर ही है, और यहाँ पे मुझे रखा हुआ था कि इत्तेफाक से मेरी वाइफ मुझे ढूंढते जो है वो, हमारा घर नज़दीकी है, लोकल थाने में लोग पहले ढूंढने जाते हैं, तो वहाँ ही तो बाहर मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी। सही। तो वो अंदर आई, तो थोड़ी देर उन्होंने शोर मचाया, तो मेरी मुलाकात करा दी और उनसे कहा आप किसी को बताइएगा नहीं। अच्छा, पुलिस ने उनसे? हाँ, और मुझसे भी कहा आप इनको कह दें कि किसी को बताइए। मैंने कहा तुम जाओ भी, कर जाओ। तो वो चली गई। अच्छा। उन्होंने शायद सोशल मीडिया वगैरह पे लगा दिया, लोगों को पता चल गया। फिर उसके बाद जो है 10-15 मिनट बाद जो है भगदड़ मची और मुझे जो है वो उठा के ले गए, क्या नाम है, मुझे उठा के ले गए। फिर ये हुआ कि ज़ाहिर है फिर वो शोर मच गया सोशल मीडिया पे। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि भाई आपकी वाइफ ने तो बड़ा हंगामा कर दिया, अब आप चले हमारे साथ। तो मुझे लेके गए ये ब्रिगेड थाना, वहाँ पे रखा कोई घंटे पर, तकरीबन मेरे ख्याल में शायद 8:15 बजे होंगे। तो उसके बाद का आपको छोड़ रहे हैं, फिर दोबारा लेकर आए हैदराबाद थाना। सही। तो वहाँ पे जो हमारे साथी दोस्त, वकील वगैरह, बाकी यूनिवर्सिटी के टीचर्स, टीचर सोसाइटी के सदर, सेक्रेटरी, बाकी सब बहुत लोग मौजूद थे। उर्दू यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे टीचर्स थे, वो शागिर्द भी हैं बहुत सारे हमारे, वो भी आए हुए थे। तो उन लोगों ने इसरार किया कि भाई आप हफ्से बेजा में रखने की हमारी दरख्वास्त है, आप इसको एक्सेप्ट करें। तो उसी में 1 घंटा लग गया, वो नहीं कर रहे थे, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली दरख्वास्त। तो उसके बाद फिर हम घर आ गए। सही। अब मुझे ये बताइए कि ये जो आप बताए थे एक्सटर्नल प्रेशर, ये एक्सटर्नल प्रेशर पहले से क्या था? देखिए, क्योंकि आपने तो देखिए चीफ मिनिस्टर ब्रैकेट में लिख भी दिया था। जी 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 जी। देखिए बात यह है कि जो हमारी सेनेट का इजलास मंसूख हुआ ना, 2 इदारे यूनिवर्सिटी के, एक सेनेट है और एक सिंडिकेट है। सेनेट में स्टैचूज मंजूर होते हैं, कवानीन। सिंडिकेट में जो है बजट मंजूर होता है और प्रपोज होते हैं स्टैचूज, और जैसे इस तरह के मसाइल भी आते हैं, ठीक है ना। लेकिन सिंडिकेट में कभी भी किसी टीचर ने या किसी नॉन टीचिंग के आदमी ने या किसी स्टूडेंट ने कोई चीटिंग करी है, कोई इंपर्सनेशन की है, कोई अनफेयर मीन यूज किया, वो कभी आज तक 50 साल में किसी ने नहीं देखा। आप किसी भी सिंडिकेट के मेंबर से पूछ लें, अनफेयर मीन्स का मामला कभी भी नहीं आता। आना चाहिए लीगली। अब क्योंकि जज साहब का केस था ना, तो पूरा लीगल प्रोसेस किया। अनफेयर मीन्स कमेटी इलीगली पहले बना दी, जो कि सिंडिकेट में, लेकिन उसको जब सिंडिकेट में ले आए और अगर सिंडिकेट कह दे हाँ जी जो बनी थी ठीक है, तो वो लीगल हो गई ना। और उसी से ही वो अंगूठा भी लगा दिया, 14 के 14 लोगों ने कह दिया कि हाँ जी रिपोर्ट ठीक है। ये किसी ने शायद सवाल पूछा हो तो पूछा हो, शायद बेचारे की हिम्मत हो तो पूछ लिया हो कि भाई इनको सुना आपने। भाई देखिए, मैं किसी शागिर्द को मैं इम्तहान में कम नंबर दे दूं, वो मेरे पास आता है कि सर आपने मुझे कम नंबर दिया, आप मुझे कॉपी दिखा दें, दिखा देते हैं कॉपी, सही है। अच्छा, वो मुतमईन ना हो तो उसको हक हासिल है कि वो एक शिकायत लिखे डीन को कि जनाब मेरी कॉपी दोबारा चेक की जाए। तो डीन चेयरमैन को खत भेजता है कि आप एक 3 रुकनी कमेटी बनाए, एक डिपार्टमेंट के 3 सीनियरी कमेटी बनती है, वो मुझे बुलाते हैं, आप कॉपी और क्वेश्चन पेपर दे दें और स्टूडेंट को बुला के सुन लेते हैं तुम्हारी क्या बात थी। फिर वो तीन आदमी बैठ के कॉपी चेक करते हैं और उसको नंबर दे देते हैं। तो सुनवाई का कोई तो तरीका होगा ना। मैं अगर टीचर हूँ, मैं इम्तहान ले रहा हूँ, इम्तहान में फेल कर रहा हूँ अगर, तो भाई स्टूडेंट बेचारा कहाँ जाएगा। ऐसे ही अगर किसी पे इल्जाम लगा दिया RTI के जरिए कि इसकी डिग्री जाली है
और आप फिर जो है वो उस आदमी को सुने बगैर, यानी इन्होंने क्या उनकी ओरिजिनल डिग्री देखी होगी? इनको उस फोटोकॉपी पे पता है कि ये जाली डिग्री है। ओरिजिनल डिग्री तो जज साहब के पास ही होगी ना भी इस्लामाबाद में। और कोई मामूली बात है यार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो जज जो कह रहा है कि 6 एजेंसियां मुझे परेशान करती हैं, उन 6 जजेस में से है ना वो साहब, सारी दुनिया को पता है ये बात, है ना। तो कराची यूनिवर्सिटी को ये इतनी बड़ी इस्लामाबाद की सियासत का अखाड़ा बनाया जा रहा है, उसको एक टूल बनाया जा रहा है कि यहाँ से एक जज के खिलाफ तुम पास करो। और देखिए आप किस तरह से किया कि वो 5 लोगों ने तो ये सवाल भी नहीं किया कि भाई आप जो है वो डीन जिनकी कमेटी बनाई थी, क्या उन्होंने सवाल किया कि भाई उस आदमी को बुला लें? क्या सिंडिकेट ने सवाल किया कि भाई उनको बुला के पूछ तो लें? जज साहब हैं, बड़े काबिल एहतराम है, कल को आपको पता चल जाए कि जज साहब के पास तो असली डिग्री तो यूनिवर्सिटी का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैंने ये बात चीफ मिनिस्टर को लिखी है कल अपने एक उसके व्हाट्सएप फेसबुक के बयान में कि चीफ मिनिस्टर साहब को ये नोटिस देना चाहिए कि सिंडिकेट में उनके 6 नॉमिनेटेड नुमाइंदे वो इस कदर इलीगल काम कर रहे हैं, एक मुल्क के हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ वो इस तरह से फैसला कर रहे हैं, वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो लाजमन इसका मतलब ये कि उनके ऊपर कोई ना कोई उनसे कह रहा है कि ये काम कर दो। ऐसे लोगों को तो फौरी तौर पर हटाएं, सिंडिकेट फौरी तौर पर हटाएं। ये लोग इन्फ्लुएंस में आते हैं, जो भी आदमी किसी स्टैच्यूटरी बॉडी में बैठा हुआ है, हमारे एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा या तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मेरा ये उसूल है कि मैं यूनिवर्सिटी में जितने भी नॉमिनेटेड सिंडिकेट के मेंबर हैं, मैं कई बार सिंडिकेट में रह चुका हूं, मैं कभी इनमें से किसी आदमी को फोन भी नहीं करता। मैं बतौर मेंबर सिंडिकेट उनकी राय सिंडिकेट में सुनूंगा, वो मेरी राय सिंडिकेट में सुन ले, मैं उनके घर नहीं जाऊंगा, मैं उनको फोन नहीं, ये इंसाफ का तकाज़ा है, मैं उनको क्यों इन्फ्लुएंस करूं कि वो क्या सोचें क्या करें। तो अगर ये नजर आ रहा है तो चीफ मिनिस्टर साहब को इंक्वायरी करानी चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है। वो चांसलर ने एक तरह से देखा जाए, इन्होंने चांसलर के लफ्ज तो हटा दिया, चीफ मिनिस्टर डाल दिया, लेकिन चांसलर ने वो क्यों सेनेट का इजलास की इजाजत देके बिला जवाब उसको कैंसिल कर देते हैं? क्योंकि 2 सरमाएदार कह रहे हैं कि हमारी गद्दी रहेगी ICCBS में और अताउर रहमान साहब चाहते हैं कि उनको चीफ पैटर्न रखा जाए, ताहयात चीफ पैटर्न रखे रहें। आप बताएं किसी बोर्ड में क्या कानून हो सकता है ऐसा कि आप आज बोर्ड के मेंबर बना दिए, ताहयात बोर्ड के मेंबर रहेंगे? क्या किसी पाकिस्तान की कोई एक यूनिवर्सिटी का, कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी का कोई इंस्टीट्यूट बता दीजिए जिसमें 15-15 साल 20-20 साल डायरेक्टर रहता है? ये ICCBS है, जो अताउर रहमान साहब जिसके चैंपियन बने रहते हैं, उन्होंने 14 साल वो उसके डायरेक्टर है, 17 साल इकबाल चौधरी रिटायरमेंट के बाद भी डायरेक्टर है। पाकिस्तान की फौज में कोई आदमी जो है किसी ओहदे पे 17 साल मुसलसल नहीं रह सकता। ये क्या इतने बड़े हैं क्या? ये कौन सी साइंस करते हैं कि इनके ऊपर कोई कानून ही नहीं है ना? 2 मिसालें, एक सेनेट को वायलेट कर रहा है, सेनेट का इजलास बंद करवा दे, दूसरा सिंडिकेट को जो है अपने यानी जैसे डुगडुगी समझता है बजा के निकाल के लिए। तो भाई आपको इन सरमाएदारों को यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े अगर इदारे देने हैं तो आप डिक्लेयर करो ना कि ये खरीद लें। यहाँ पर ये लोग खरीद क्यों नहीं लेते कराची यूनिवर्सिटी को, है ना? 2-4 अरब रुपए तो बिक जाएगी, क्यों नहीं खरीद लेते? नहीं है इनके पास इतना पैसा, इनको पता है इन्हें फ्री में मिल जाएगी। इसी तरह से ये लोग जो है इस तरह से फैसले करवाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के डिग्री के मामले में फैसले इस तरह से। कोई बच्चों का खेल है क्या? आप किसी एक आदमी की RTI की एप्लीकेशन के ऊपर एक हाई कोर्ट के जज के साथ ये करते हैं? आप इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ, इतने तजुर्बेकार लोगों के साथ इस तरह से करेंगे? और आप करें जो मर्जी चाहते करें, हम कौन सा इस मुल्क की सियासत करें भाई? हम तो यूनिवर्सिटी के मामूली तनख्वाहदार टीचर हैं। करना अगर आपको है तो आप ये करें ना कि आप यूनिवर्सिटी को टूल ना बनाए ना उसके लिए, आप उनके और कोई बुराई ढूंढ लें। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो सोशल मीडिया पर कल रात में एक सिलसिला शुरू हो गया कि आप जो हैं वो इससे पहले 2017 में 2018 में एक बार गिरफ्तार हुए, एक बार आपके पास से बगैर लाइसेंस का वेपन भी मिल गया और आपने 2 से 3 दिन डिटेंशन में गुजारे, फिर आपका वहां से रिलीज के ऑर्डर हुए। ये प्रोफेसर हसन जफर आरिफ आला मामला था जी, 2017 सही, 1 अप्रैल 2017। तो देखिए उसका थोड़ी सी तफसील बता दूं। जफर आरिफ साहब 1984 में कराची यूनिवर्सिटी से निकाले गए क्योंकि वो स्टूडेंट के साथ पुलिया पे बैठते थे, ये उनके केस में लिखा हो। सही। वो लेफ्ट के बहुत बड़े आदमी थे उस ज़माने में और उनकी जो खिदमात हैं हमारी कराची यूनिवर्सिटी में क़वानीन बनाने में, सिंडिकेट के मेंबर थे। उन्होंने एक साथ 113 लोगों को, जो कि NDPP की स्कीम थी भुट्टो के ज़माने 73 की, वो सब लोग 1 साल बाद फारिग हो रहे थे। जफर आरिफ वाहिद आदमी थे जिन्होंने बाज़ाब्ता उसके लिए कैंपेन चलाई 6 महीने और स्टार में खबर लगी, हेडलाइन लगी कि KU टीचर्स विल प्रोटेस्ट व्हेन भुट्टो अराइव्स इन सिटी। तो भुट्टो ने जब वो खबर देखी उसने कहा ये क्या हो रहा है, मैं कराची आऊँगा और मेरे खिलाफ एहतजाज होगा। तो 112 लोग जो है वो परमानेंट कर दिए गए, 113वां नहीं किया गया।
उन 113वां के लिए उन लोगों ने 3 महीने तक ज्वाइनिंग नहीं दी, जब तक नहीं हुआ। इतने बड़े आदमी थे, है ना, उनकी इतनी खिदमत, उनकी इतनी कुर्बानियाँ इस यूनिवर्सिटी के लिए। वो निकाले गए यहाँ से, उन्होंने कभी अपील भी नहीं करी। बेनज़ीर की हुकूमत आ गई, उन्होंने अपील भी नहीं करी। उसके बाद वो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में और चीज़ों में कॉलेज भी चलाते थे। वो 2016 में MQM में शामिल हो गए। हमारे MQM से बहुत इख्तलाफात हैं। ज़फ़र साहब की अपनी मर्ज़ी, वो उस्ताद हैं, फ़लसफ़ा पढ़ाते हैं, लोगों को सियासत सिखाई है। पूरा जो 70s और 80s की जो जनरेशन है, अगर उससे पूछ लें डॉक्टर ज़फ़र आरिफ बोलेगा बड़े काबिल आदमी हैं। तो उनको अक्टूबर 2016 में गिरफ़्तार कर लिया गया था और जो है वो कोई तकरीबन जेल भेज दिया गया था उनको। और ये फरवरी मार्च की बात है कि उनकी एक साथी उस्ताद थी उस ज़माने की, 69 की मूवमेंट में उनके साथ नीपा पे जो है हाथ पकड़ के लोगों का ट्रैफिक ब्लॉक कर देती थी, हड़ताल है, यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा कोई। तो वो आई, वो कनाडा में चली गई हैं। वो आई यहाँ, उन्होंने कहा कि भाई ज़फ़र आरिफ के साथ ये हो रहा है, 6 महीने से जेल में बंद है, बीमार आदमी, ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह। उनकी बेल 3 महीने से बेल एप्लीकेशन ही सुननी नहीं जा रही, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने उनका मैडम दूसरा आदमी ढूंढ रहा हूँ, वो मिल जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूँ। ठीक। तो उन्होंने कहा चलें फिर करते हैं। खैर हम HRCB वालों के पास गए, उन पर भी प्रेशर आ गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 31 मार्च की, वो कैंसिल हो गई। अच्छा। हाँ, फिर हमने दोबारा दरख्वास्त दी 1 अप्रैल को। तो अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेस क्लब के जो है सड़क पर पहुँचे ही तो रेंजर्स की गाड़ियों ने हमें रोक लिया और उठा के ले गए मीठाराम हॉस्टल, बाद में पता चला मीठाराम हॉस्टल। और वहाँ पर काफ़ी कुछ हुआ। उनको यही इतराज़ था कि भाई तो MQM का आदमी है, आप क्यों कर रहे हैं? हमने कहा हम तो हर इंसानी हकूक़ के लिए करते हैं। ज़िंदगी गुजर गई, बलोच, शिया, उर्दू स्पीकिंग, सिंधी, जो भी कोई हो, हमें इससे क्या, कोई सियासी पार्टी कोई भी, PTI के लोग भी हैं भाई, उनके सियासी नज़रिया होगा, लेकिन अगर उनको उन 84 लोगों को बंद करके रखा है तो गलत करके रखा है ना भाई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस होना, वही बात ड्यू प्रोसेस जो तारिक जहांगीरी साहब के साथ होना चाहिए, वही ज़फ़र आरिफ के साथ भी होना चाहिए। बहरहाल खैर वो उसको एक बहुत बड़ा सियासी स्टंट समझ रहे थे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। उनके पास कुछ और तो था नहीं। मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी आखिरी 2 लाइनों में MQM पे तनकीद भी थी, जो कि हम सारी ज़िंदगी करते रहे, उनके अंदाज के ऊपर तनकीद करते रहे। तो उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने जो है वो खूब शोर मच गया, मुझे उठाते हुए देख लिया था लोगों ने, प्रेस क्लब के बाहर से उठाया था। तो खूब शोर मचा, यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक हो गई। तो उन्होंने फिर मुझे जो है मेरे ऊपर FIR काटी और फिर मुझे जेल भेज दिया। और फिर मैं 5 दिन जेल में रहा। उसके बाद मैं 6 मार्च को 2017 को रिहा होकर, 6 अप्रैल 2017 को रिहा होकर आया। उस दिन के बाद से कोई 5 साल और 103 पेशियाँ मैंने सिटी कोर्ट में भुगती हैं। 103 पेशियाँ। और उस दौरान मुझे 3 वकील बदलने पड़े। ठीक। क्योंकि हर थोड़े दिन बाद वकील कहता है भाई ये बड़ा दबाव है हमारे ऊपर। अच्छा। तो उसके बाद जो है वो तीसरे वकील के ज़रिए मैं 2022 में बाइज़्ज़त बरी हो गया। कल मैंने अपने फेसबुक पे लगा भी दिया है, शायद या दोस्तों को भेजा है। वो पूरा 4 सफ़े का 5 सफ़े का ऑर्डर है जिसमें जज ने आखिर में लिखा है ये कोई चीज़ साबित नहीं कर सकती। सही है। तो मेरे ऊपर एक ही केस है 2017 का और मैं उससे बरी हो चुका हूँ। बाकी अगर कोई और केस है तो बता दें भाई, तो मैं जाके उसमें भी बरी होकर आ जाऊँगा। आखिरी सवाल ये कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था तो जनरल हमीद गुल के साहबजादे अब्दुल्ला गुल, उन्होंने तो ये भी लिखा हुआ, आपके नजरियात से मुझे पता चला लेफ्ट के नजरियात हैं, आपके ट्विटर पे लिखा हुआ मार्क्सिस्ट, लेकिन उनके ट्विटर से मुझे पता चला कि आप तो कहीं किसी तरबियती कैंप भी होकर आए, ये वो कहाँ से लाए हैं? देखिए मैं जब छोटा था ना तो मुझसे 2 साल बड़े भाई थे, वो बेचारे दुबले पतले थे। तो बचपन में होता है ना कुश्ती बॉक्सिंग वगैरह, मैं उनको गिरा देता था। सही। और इस तरह से जो भी कुछ होता। उसके बाद से लेकर जो है ज़िंदगी में ना मैंने कभी पत्थर उठाया, मैंने नारे ज़रूर लगाए, मैंने एहतजाज ज़रूर किया, ना मैंने किसी को हाथ लगाया, ना मैंने कभी किसी से कहा कि मैं तुम्हारे साथ कोई पुरुष तशद्दुद कार्रवाई करूँ। मैं ये तो नहीं कहना चाहिए कि मैं पढ़ा लिखा आदमी, पढ़े लिखे तो पूरी दुनिया है भाई। पढ़ने लिखने के लिए 2 आँखें तो चाहिए, है ना, 2 हाथ चाहिए, 1 हाथ चाहिए। लेकिन बात सारी ये है कि अगर हम किसी को तशद्दुद पर उकसाने की बात भी करते हो, है ना, मैं तो हूँ तो इनकलाबी, है ना, एक समाज बदलने की बात करते हैं, सरमायादारों की हक़ीक़त ख़त्म होनी चाहिए, मजदूर तबके का राज होना चाहिए, बड़ी सीधी सी बात। इतनी महंगाई है, ये अमीर अमीर तर हो रहे हैं, गरीब गरीब तर हो रहे हैं, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, यही सोशलिज़म है।
अब अगर वो समझते हैं कि जो है वो ट्रेनिंग कैंप वगैरह इस टाइप की चीज़ें, तो जैसे सियासी आदमी को भाई इन ट्रेनिंग कैंप की क्यों ज़रूरत पेश आएगी। सवाल ये पैदा होता है, अगर मैंने कहीं पर ये कहा हो कि भाई इस रियासत का तख्ता उलट देना चाहिए या तशद्दुद का इस्तेमाल, कहीं लिखा हो इस तरह की चीज़ या किसी से कही हो ये बात कभी भी, तो हम तो बढ़ाने वाले लोग हैं भाई। हम तो आप कहो कि मार्क्सिज्म पर तब कोई आप लेक्चर दे दें, स्टडी सर्कल कर दें, मौला अभी शुरू करा देते। आखिरी चीज मैं कंक्लूड करूंगा, आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिएगा। आपने देखा सोशल मीडिया पर जबर की इन ताकतों, एस्टैब्लिशमेंट एजेंसीज, फौज वगैरह, इन ताकतों के मुकाबले में आपके एक तस्वीर बनी हुई, मीम बनी हुई है, मैं तनहा लड़ गया। वो असल में मेरे ख्याल में उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि सिंडिकेट में 14 रकीन या 12 रकीन जो भी आए होंगे, उन लोगों ने क्योंकि शायद किसी शक्ल में अप्रूव कर दिया, और मैं क्योंकि उस इजलास में गया नहीं और मैंने ये बात कह दी गलत हो रहा है, तो वो इसलिए शायद वो कह रहे हैं। मैं इस तरह लड़ाई झगड़े वाला आदमी नहीं हूँ भाई, मैं तो इनकलाब चाहता हूँ। इनकलाब जो है शऊरी तौर पर होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि इत्तफाक ऐसा है कि वो लोग जो कि गुज़िश्ता 10 सालों में बलोच, पश्तून, उर्दू स्पीकिंग, सिंधी, सराइकी, गिलगित बल्तिस्तान के जैसे बाबा जान वगैरह, इन सब लोगों को अपने व्लॉग में, अपने यूट्यूब चैनल पर जब भी मौका मिला उनको दहशतगर्द और ये इसी सज़ा के काबिल हैं, इनको गायब भी किया जा सकता है, ये कहते रहे। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है क़िबला कि आपके बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं जिनमें आप मिसिंग पर्सन का मजाक उड़ाते हैं। तो आपको मुझसे हमदर्दी है, बहुत मेहरबानी आपकी, लेकिन मैं अगर आपकी जगह होता तो चुप रहता। ठीक, बहुत शुक्रिया। बड़ी बात।